आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आदाब नाजरीन, मैं हूं तहसीन मुनव्वर और सियासी जंग में आज हमारा सफर जो है वो एक बहुत ही अहम रियासत की तरफ है। यह सफर मगरबी बंगाल में, कोलकाता में हम यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहता रहा हूं कि यह सियासी जंग तो है, लेकिन यह पूरी तरह खालिस सियासी जंग है। इसमें जो है इंतखाबात होते हैं, लोग वोट देते हैं, उसके बाद अपने अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और मुल्क को और जमहूरियत को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि जिसे भी चुनता हूं रहबर वो लूट लेता है। मैं ना समझ हूं या फिर इंतखाब झूठे हैं। हमें यह गौर करना है कि हम जिनको चुनकर भेज रहे हैं वो कहीं हमें खुद तो नहीं चुन देते हैं। और इसी पर गौर करने के लिए, और खास तौर से जब हम कोलकाता की बात करेंगे, तो कोलकाता में यहां पर जो है दो बहुत ही अहम हलके हैं, दो बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कोलकाता नॉर्थ और कोलकाता साउथ। उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो इशारे मिल रहे हैं उसमें यह सोचा जा रहा है कि 23 मई के बाद मगरबी बंगाल की बहुत अहमियत होगी, दो वजूहात की वजह से। कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ उधर से खो रहे हैं शायद इधर से पा जाएं, और दूसरा यह भी सोचा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो सदर है ममता बनर्जी साहिबा, वो जो है 23 मई के बाद हो सकता है कोई बहुत ही अहम रोल अदा करने के लिए उनकी जरूरत पड़ जाए। इसी सब पर गौर करेंगे। हमारे दरमियान 5 अहम शख्सियात मौजूद हैं और यहां पर बहुत ही बेदार, जागरूक जो है वो लोग भी यहां पर मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कोलकाता में अगर आप देखें, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आम का पेड़ दिखाएं जिस पर फल लदे हुए हैं। तो जहां जहां मुख्तलिफ मराहिल के वोट पड़ चुके हैं वहां सब फल का इंतजार कर रहे हैं 23 मई का। लेकिन मगरबी बंगाल में फल पक चुके हैं और लोग जो है इन फलों को जो है, आम का जो मौसम है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं खेत से तोड़ कर आम खाता हूं, मैं दिखाता हूं कि यहां पेड़ पे भी आम लगा हुआ है। आइए खैर मैं आपका तारुफ कराता चलूं। हमारे दरमियान जो 5 अहम शख्सियात मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के वजीर भी हैं जावेद अहमद खान साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम भी आप सबों को खैर मकदम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग बंगाल से एक नया प्राइम मिनिस्टर देंगे। चलिए, इन्होंने तो आगाज में ही जो है जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उसको कर दिया। और कोलकाता नॉर्थ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सैयद शाहिद इमाम साहब। हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। आदाब। क्या कहना चाहेंगे आप? जमहूरियत फिर से वापस आएगी हिंदुस्तान में, इसलिए कि कांग्रेस वापस आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज अहमद साहब हैं, सीपीआईएम के रहनुमा हैं। आजकल जब लेफ्ट की बात होती है या मगरबी बंगाल की बात होती है फयाज साहब, तो ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आपस में कुछ ऐसा तय कर रखा है कि हम ही दो नजर आए। ऐसा क्या है? ये बिल्कुल सही कहा। ये असल में दोनों ही आपस में ही तय करके रखे हैं। मेरे बाएं जानिब एक हैं, दाहिने किनारे एक हैं। ये दोनों आपस में तय ही कर लिए हैं कि हम लोग बांट मिल करके खाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम इस बार तय कर रही है कि फिरका परस्ती का खात्मा होगा। सेकुलरिज्म की बुनियाद जो है, जो जड़ है, जो कमज़ोर हो रही है, उसे ज़ोरदार करेंगे और हमारे जो सेकुलर दस्तूर हिंद है उसकी हिफाजत करेंगे। यही राय हिंदुस्तान की आवाम इस बार देगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ अब्दुल अजीज साहब हैं, एक कॉलमनिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लिखते पढ़ते बहुत हैं और एडिटर भी रहे हैं, कई अखबारात के साथ जुड़े रहे हैं। अब्दुल अजीज साहब, मैं आपके पास आता हूं, मैं उधर से फिर आपके पास आऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जयप्रकाश मजूमदार साहब। अभी फयाज साहब ने जो बात कही, आप उससे इत्तफाक करते हैं? जरूर। ऐसा सोच भी देखिए, बिल्कुल सब आदमी लोग हंसते हैं ऐसा सोच का ऊपर। देखिए, कुछ दिन पहले ममता दीदी ने बोला पूरा इंडिया का जितना रीजनल पार्टी है इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी सब एक साथ है एंटी मोदी। अभी सब बिखर गया
अभी दीदी बोल रहे हैं सब एंटी दीदी हो गई। और क्या चल रहा है, सीताराम येचुरी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी का साथ है क्या दूसरा साथ है, वो लोग तैयार करें। एक बात ही है, मोदी और एंटी मोदी यही फाइट हो रहा है भारत में। चलिए, मोदी एंड एंटी मोदी, प्रो मोदी एंड एंटी मोदी। ये प्रो मोदी और मोदी हटाने वाला बहुत सारी छोटा छोटा दल जो जुटे हुए हैं, यही है और कुछ। ठीक है अब्दुल अजीज साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये पूरा मंजरनामा आपके सामने है, सिर्फ मैं कोलकाता नॉर्थ और कोलकाता साउथ की बात नहीं कर रहा हूं। हम जो उधर के लोग हैं, जब मशरिक की तरफ आते हैं, ईस्ट की तरफ आते हैं, तो हम लोग जो है उस अंदाज से नहीं देखते जिस अंदाज से आप लोग अपने रियासत को देखते हैं। और सब लोग जो हैं, जो मुझसे एक जुमला भी बोला था, क्या चल रहा है आपके जो इंडियन हार्टलैंड में, जावेद साहब जब मिले थे, कि तो लोग जो है यही सोचते हैं कि हम ही लोग फैसला सब कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बार मगरबी बंगाल कुछ फैसला करेगा? फैसला मगरबी बंगाल ही के हाथ में तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि मगरबी बंगाल एक अहम रोल अदा करेगा जो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत बनेगी। और ज़्यादा चांस ये है कि हुकूमत अपोजिशन हिंदुस्तान में बनाएगी, इसलिए कि जमहूरियत और सेकुलरिज्म और इंसानियत को बचाने के लिए सारे इंसान बिल्कुल, जो भाजपा को छोड़ के या आरएसएस को छोड़ के सारे लोग सोच रहे हैं। अब रहा ये कि किसका कैंपेन ज़्यादा है, किसका कैंपेन कम है, ये अलग बात है। जिस तरह उनका नारा है कि मोदी और मोदी के खिलाफ, तो जाहिर है कि ये भी एक कैंपेन का उनका हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ही शख्स है, इससे पहले भी लोग थे और आज भी हैं, लेकिन उनकी फिरका परस्ती मोदी की सबसे ज़्यादा है, इसलिए उनके यहाँ वो सबसे बड़े लीडर हैं। और अब जो भी सबसे बड़ा फिरका परस्त होगा, जैसे परियगा हुई या योगी हुए, यही सबसे बड़े लीडर होंगे। और आप देखेंगे कि चंद दिनों में या चंद सालों में माधवी जो साध्वी हैं वो मध्य प्रदेश की वज़ीर आला ना हो जाएं। जावेद साहब, जो सब बातें सुनी गई यहां पर, आपके पास वोटरों से कहने के लिए क्या है कि वो आपको वोट क्यों दें? हम लोगों के पास बहुत सी चीज़ें कहने के लिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आज अगर कोई नेतृत्व दे सकता है, बंगाल में ही नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में अगर रास्ता दिखा सकता है, तो वो जननेत्री हमारी ममता बनर्जी दिखा सकती हैं। और आज तरक्की अगर कोई कर सकता है, 34 साल की यहाँ हुकूमत थी जिसने बंगाल पीछे ले गई, लेकिन आज ये 8-9 साल के 7-8 साल के इस वक्फे में बंगाल आज तरक्की कर गया है। और इसका एतराफ़ सिर्फ सारे हिंदुस्तान नहीं करते हैं बल्कि यूनेस्को भी करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी करती है। और आज हम लोग भी लीडरशिप दे सकते हैं। और बंगाल के लोग आज सबसे ज़्यादा आज़ादी की जंग में जिसने हिस्सा लिया है और आज़ादी की जंग को कामयाब बनाने में नेताजी का रोल कोई भूल नहीं सकता है। और वही बंगाल के हम लोग हैं। आज फिर एक दफ़ा आज़ादी की लड़ाई और आज फिरकापरस्ती के खिलाफ आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम लोग फिर दिखा देंगे कि बंगाल इसमें अहम रोल अदा करेगा और बंगाल ही दिशा दिखा सकेगा। शाही साहब, आप तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? हकीकत से बहुत दूर हैं ये लोग। ये लोग वो हैं कि जिस वक्त इनको इख्तिदार चाहिए, ये आरएसएस की गोदी में भी बैठ सकते हैं। बैठी वाजपेयी जिंदगी कटा दिया उसने आरएसएस में, शरीक थी कि नहीं थी, घर पे उनके आया कि नहीं आया, आरएसएस को उन्हीं ने सर्टिफिकेट दी कि नहीं दी, ये आप दिखा दें मंदिर पर। ये 15 सितंबर 2003 टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू टेलीग्राफ, अपीज आरएसएस कॉल्स ममता दुर्गा। ये जाती है दिल्ली, कहती है आरएसएस से अच्छा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देश प्रेमी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस को जो नहीं समझता है वो देश को नहीं समझता है। आज आरएसएस के खिलाफ, तो ये इब्नुल वक्त है, ये इब्नुल वक्त है जिस पार्टी ने इनको जन्म दिया, जिस पार्टी ने इनको इज्जत दी, जिस पार्टी ने इनको शोहरत दी, उस पार्टी को ये साइन बोर्ड बनाने की बात करती हैं। आप लोग तो इनके डाइस पर साथ आ जाते हैं जब जरूरत होती है। तो ये हमारी 2 बार गलती हो चुकी है, इसको इतराफ करना। देखिए,
तारीख में जो लिखा जा चुका है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, मगर इनकी बोली जो है अब वो आवाम नहीं लेगी। या तो आप डिसाइड कीजिए या आप आरएसएस के साथ हैं या नहीं है। अभी अगर ममता बनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस जो है वो इनके दर पर नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर है ये? बिल्कुल क्लियर है, इसलिए कि ममता बनर्जी की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। जावेद साहब, शाहिद साहब तो बहुत फूके हुए से लग रहे हैं। असल में क्या होता है ना, जब आदमी का शर्म भी नहीं रहता, साथ में यार भी नहीं रहता, तो यही हाल होता है। कांग्रेस का जो हाल अभी है आप देख रहे हैं, वो सारे हिंदुस्तान के सामने में है। 125 साल के ऊपर पार्टी जो है आज वो अपने वजूद के लिए, लड़ाई के लिए कोशिश में है, वो सबसे मदद मांग रही है। लेकिन आज ऐसी पार्टी को, जिसको आज कम से कम समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो हार्टलैंड में, वो आज उस पर इतबार नहीं करती। इसी तरह आज बंगाल के लोग भी कांग्रेस को यहाँ पर इतबार नहीं करते, इसीलिए आज साइन बोर्ड की तरह रह गए हैं। और शाहिद इमाम साहब बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आरएसएस की बातें कहते हैं। तो आज यूपी में कांग्रेस जो गेम खेल रहा है बीजेपी के साथ मिलकर, वहाँ जो कैंडिडेट सब दे रहा है वो किसकी मदद के लिए दे रहा है? आज इसका जवाब दे सकेंगे शाहिद इमाम, दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। आप तो इनकी पार्टी खाने लगते हैं, जो भी इनका कैंडिडेट अच्छा लगता है वो आप लोग लेके चले जाते हैं। आपने मौसम नूर को लेकर आ गए, यहां पर आप कोलकाता साउथ में भी आप लेकर आ गए, जबकि आपका जीता हुआ उम्मीदवार यहां पर मौजूद था। जी, एक बात बड़ी अच्छी कहा आपने। असल में इतना कशिश है पैदा हमारे पार्टी में और हमारी नेतृत्व में कि सब लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। जानते हैं कि कांग्रेस में रहने से साइन पोस्ट भी नहीं रहेगा और लेटर पोस्ट भी नहीं रहेगा, दोनों ही गुम हो जाएगा। आज इसीलिए तो शाहिद इमाम की तरह लोग आज क्या नाम है यहाँ कैंडिडेट बन रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं बने, ये शाहिद इमाम खुद इसका जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं नुमाइंदगी दी इनको, ये जवाब देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आप देखेंगे कि उमस बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, हम पसीने से तर हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि उम्मीदवार किस तरह जो है अपना पसीना जो है वो जला रहे होंगे इसमें। तो उनके बारे में सोचकर आप मुझे माफ करते रहिएगा। फैयाज साहब, क्या मतलब मगरबी बंगाल में लेफ्ट को बिल्कुल एकदम किनारे क्यों चले गया? क्या कर दिया गया? कोई एक कन्हैया कुमार क्यों नहीं पैदा कर रहे आप लोग यहाँ पर? कन्हैया कुमार को यहीं से लड़वा देते, बेगूसराय में क्यों आरजेडी से लड़वा दिया? ऐसा है कि लेफ्ट बंगाल से नहीं किया है। ये अलग बात है कि मीडिया में लेफ्ट नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में येलो जर्नलिज्म हो रहा है, मीडिया परचेस्ड है। नेशनल मीडिया को मोदी जी चला रहे हैं, स्टेट मीडिया को दीदी चला रही हैं। और वाकई ये लड़ाई जो है वो किसी पार्टी बीजेपी या तृणमूल नहीं, ये मोदी और दीदी, वो हमारे एक्सट्रीम राइट में जो बीजेपी के तरफ से जो नुमाइंदे अच्छा, बिल्कुल सही है, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट है बिल्कुल। आपको फिर एक्सट्रीम लेफ्ट उधर जाना चाहिए था। आपकी जगह जो है तृणमूल कांग्रेस ले लेती है। एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। जी, एक्सट्रीम लेफ्ट और लेफ्ट में डिफरेंस है। हाँ। बहरहाल तो ये कह रहे हैं कि मोदी मोदी कर रहे हैं, असल में मोदी भी यही भाषा बोल रहे हैं, मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी नहीं। और दीदी भी यही भाषा बोल रही है, तृणमूल तृणमूल नहीं। अभी तो ये तृणमूल कांग्रेस भी लिखना छोड़ दिए हैं, बहुत सारा हम देख रहे हैं ऐड हो रहा है, उस ऐड में तृणमूल कांग्रेस हट गया है। असल में हम लोग पहले भी बोले थे कि तृणमूल का स्क्रिप्ट आरएसएस लिखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कांग्रेस से तृणमूल, ये भी हमारे जावेद भाई इज्जत करते हैं, हमारे अच्छे बड़े बड़े भाई हैं, ये इनको भी, अरे ममता बनर्जी वो थी कि इनके खिलाफ वो धरना में बैठ गई थी कि जावेद गुंडा है। कशिश की बात कर रहे हैं, कशिश है तभी तो वो खींच के चले गए वहां। तो अभी क्या है, दो तरफ दो बहरूपिये हैं। एक तरफ है हमारे जो अभी बीजेपी का चोला पहन करके हैं, कल तक वो शाहिद भाई के साथ, चोला नहीं बीजेपी के ही है। हाँ, नहीं हाँ। कल तक शाहिद भाई के साथ थे कांग्रेस से। असल में बहरूपियों की लड़ाई चल रही है। आज बताइए, हमारे मुल्क में चुनाव का माने क्या होता है? चुनाव किसी मुद्दे को लेकर होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है। 5 साल पहले हमने क्या वादे किए, क्या पूरे किए, आवाम को हिसाब देनी पड़ती है, कौन सा कर पाए कौन सा नहीं कर पाए। इस मुद्दे में, इस चुनाव में लड़ाई की जा रही है। टेलीविजन में आप लोग दिखा रहे हैं, एक तरफ मोदी दूसरी तरफ दीदी, ये नोक झोंक, कोई किसी को स्पीड ब्रेकर कह रहा, कोई किसी को कह रहा एक्सपायरी डेट। कोई भी चुनावी क्यों
मोदी ने कहा था 14 में साल में 2 करोड़ बेकार नौजवानों को नौकरी देंगे। कहा था उन्होंने 100 दिन के अंदर में काला पैसा लाके 15 लाख अकाउंट में डाल देंगे। उन्होंने नोटबंदी किया था कि आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। आज क्यों नहीं है चुनाव के वक्त में यह बात आ रहा? जो नौजवानों से कहते हैं कि नौकरी माने पकौड़ा बेचो, और दीदी यहां पर बोली थी साल में 2 लाख नौजवान को नौकरी देंगे। जब नौकरी नहीं दे पा रही तो यहां के नौजवानों को कह रही है तेलेर भाजा बिक्री करो। पकौड़े को बंगला में तेलेर भाजा बोलते हैं। दोनों एक ही बात कर रहे हैं। आज मोदी अपनी बात कर रहे हैं, दीदी अपनी बात कर रही हैं। आपको ये नहीं लगता कि हमारे मुल्क में जो है दुश्मन को भी गले लगाने का रिवाज है? हारने के बाद भी लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एक बड़ी मैं इधर आता हूं, आप राइट में हैं बिल्कुल, मैं आज आपके राइट आ जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सीताराम येचुरी साहब कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म के सहारे एक दूसरे को ताकत देते हैं। वही बात फैयाज साहब ने दूसरे लहजे में कही है। क्या आप दोनों की इस कुश्ती में ये कांग्रेस और लेफ्ट जो है निबट सी नहीं गई है? और यही नजर आता है कि पहले तृणमूल कांग्रेस, फिर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस। देखिए, पहले तो मैं सभी से माफी मांग लेना चाहता हूं मेरा टूटा फूटा हिंदी के लिए। नहीं, आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं। जैसे इन लोगों का उर्दू भी है, हिंदी भी है, बहुत चुस्त है। मेरा हिंदी बहुत वीक है। नहीं, जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो सुनिए, बहुत सारी प्रश्न इन लोगों ने उठाया और आपने जो बताया, लड़ाई बंगाल में लड़ाई हो रहा है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का अंदर। इसमें कोई किसी का, इतना सब आदमी बैठे हुए हैं, किसी का मन में जरा भी इसका ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है। कांग्रेस और सीपीएम ये मार्जिनलाइज्ड फोर्स है, ये मानना चाहिए। ये वही कह रहे हैं ना, आप दोनों ने मिलके बना दिया। सुनिए ना, हाँ। हम लोग मिलके नहीं बनाया, जनता ने बनाया। जनता देखते हैं जे जमीनी लड़ाई किन लोग ने लड़ रहे हैं उसका ऊपर तैयार होता है। ठीक है, जावेद साहब बोला, ये बाहर से मौसम नूर का बात बोला, दौड़ा दौड़ा सब चले जाते हैं और दौड़ा दौड़ा चला भी जाता है। ये बोला नहीं, ये कैसे दौड़ा दौड़ा चला जाता है। उनका जो सेकंड मैन था मुकुल राय, क्यों चला गया? नहीं, वो तो कहते हैं जिसे गंगा में नहा के पाक और साफ होना, वो बीजेपी में चला जाए। और देखिए लाइन में खड़ा है, रोज फोन आता है, जे हम लोग है दादा, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया 23 तारीख, 12 से 23 का अंदर कोई सीट बीजेपी को मिल जाएगा तो हम लोग भी खड़ा है ज्वाइन करने के लिए। ये सिचुएशन है तृणमूल कांग्रेस का। कुछ आप लोग कांग्रेस से भी पूछ लीजिए। हाँ, सब देखिए क्या पूछेंगे जी। टियारुल शेख भगवान गुलामी एक आम आदमी है, उसको देहांत क्यों हुआ, उसका हत्या क्यों हुआ, ये तो ममता दीदी को बोलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेरा है, स्टेट का है लॉ एंड ऑर्डर। और टियारुल शेख चला गया, किधर गया था? वोट देने के लिए शमशान घाट पहुंच गया। यही बात इसको जवाब देना चाहिए। दूसरा बात, जाहिर साहब मैं आऊंगा इसको आपको जवाब देने। हाँ, जी। और कांग्रेस का जो बात है, देखिए कांग्रेस का खड़गे साहब 19 जनवरी आके खड़े हुए थे ममता दीदी का साथ, एक साथ हाथ पकड़ के एंटी मोदी को हटाना ब्रिगेड। ठीक है, चांचोल में उसका बाद राहुल गांधी आए हैं। राहुल गांधी क्या स्लोगन दिया उधर? बदल दो ममता हुकूमत बदल दो। क्या बात है? 19 जनवरी ममता दीदी ब्रिगेड से बताया। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है शाहिद मामूद साहब। कांग्रेस के साथ मसला ये हो जाता है, वो सोच नहीं पाती, फैसला नहीं कर पाती करना क्या है। देखिए, वो मैं आता हूं आपके पास, कर्नाटक में आप लोग किस तरीके से वहां पे भीड़ लगाते हैं, जमा करते हैं। ये 19 जनवरी की बात की, आप यूपी में जो है गठबंधन नहीं कर पाते। आपका जो कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा है, वो जो है उनकी बेगम समाजवादी पार्टी से लड़ रही है लखनऊ से, वो बिहार में कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और वो
लखनऊ में जाके अपनी बीवी के लिए कन्वेंसिंग करते हैं। वहां पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट है आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो कहते हैं कि पत्नी धर्म निभा लिया हो तो पार्टी धर्म भी निभा ले। वो जो है वहां कहते हैं अखिलेश जो है वो वजीर आजम के लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। तो वो कांग्रेस में होके भी कांग्रेस में नहीं नजर आते हैं। ये सब कैसे आप लोग पैराशूटिंग कर देते हैं? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा का जहां तक ताल्लुक है तो अभी अभी आए और उनकी धर्मपत्नी किसी और पार्टी से लड़ रही है। मुझे एक शौहर दिखाइए जो धर्मपत्नी के खिलाफ जाए, वो भी नहीं जा पाए, है ना। सब डरते हैं, वो भी डर रहे हैं। इस पर तो हंसा जा सकता है। और इनका जो कहना है ये जयप्रकाश जी का, तो जयप्रकाश जी कुछ साल पहले कांग्रेस में। दादा, आपका नाम जय प्रकाश है? जय प्रकाश बंगला में जॉय जय या जय? जय हिंद, जय हिंद या जय हिंद? जय प्रकाश, ठीक। जयप्रकाश जी जो है थोड़े दिन पहले कांग्रेस में थे, अभी इन्होंने कहा कि समझ में जो जिसको आएगा कि क्या करना है देश के लिए, इनको समझ में आया कि अगर सत्ता में रहना तो बीजेपी ज्वाइन करना है, पर इनको चले जाना चाहिए था यूपी या मध्य प्रदेश, इसलिए कि यहाँ तो बीजेपी आ नहीं रही। एक बात तय है, तो तृणमूल कांग्रेस आएगी, बीजेपी नहीं आ रही, ये बात तय है। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की सीट जरूर बढ़ेगी, ये भी बात तय है। ये भी बात तय है कि कांग्रेस की सीट बढ़ेगी। कांग्रेस ने बंगाल में ये दावा नहीं किया कि हम 42 का 42 लेंगे। अब देखिए, वो कहते हैं 42 का 42 लेंगे, अमित शाह के कहता है 22 लेंगे, तो 42 और 22 हो गया। देखिए जावेद साहब, इतने करीब आप लोग खड़े हुए तो इनका मन थोड़ा सा वो हुआ कि उनके वो दूरी और बढ़ गई। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा और करीब लोग आप लोग आ सकते हैं। घिसा का ये तो वो कहती है 42 का 42 लेंगे, अमित शाह कहते हैं 22 लेंगे, तो 42 और 22 66 हो गया, सीट तो 42। ये बंटवारा होगा कैसे? सवाल इस बात का नहीं है। आज बीजेपी कहती है हिंदुत्व लाएंगे, समझ में आ रहा है। बायां मास कहता है लेफ्टिज्म फैलाएंगे, ये कहते हैं सरकार बनने में मदद देंगे। सिर्फ एक पार्टी कह रही है हम सरकार बनाएंगे, और किसी पार्टी ने नहीं कहा अभी तक कि हम सरकार बनाएंगे। हिंदुत्व लाएंगे, लेफ्टिज्म फैलाएंगे, सरकार बनने में मदद देंगे और सरकार बनाएंगे, तो पॉजिटिव किसकी बात हुई? इलेक्शन तो हो रहा है सरकार बनाने के लिए। नहीं, 2014 में भी कहा था कि सरकार बनाएंगे, तो कुछ लोग बहुत दूर तक सोचते हैं। हाँ, सोचे वो अच्छा, जो लोग दूर तक सोच रहे हैं वो करीब आ गए। इतनी दूरी हो गई जनता। देखिए, मन की बात होती है ना। मुझसे किसी ने पूछा ये मन की बात क्या है, हमने कहा असल में तुम सुन नहीं पा रहे हो, मन नहीं है, ये धन और तन की बात। तन पे 10 लाख का सूट है और धन में राफेल का धन है। मन अभी नहीं रह गया, मन उचाट हो गया आवाम का। ये जो कह रहे हैं, देखिए हम भी दावा ये कर रहे हैं कि हम आएंगे, वो भी दावा कर रहे हैं हम आएंगे। जमहूरियत में एक हक सबको है, यू हैव द राइट टू बी रॉन्ग, यू हैव द राइट टू बी रॉन्ग। आपको हक है कि आप भूल बोलिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी। यहां ये तय हो गया कि हम तय कर चुके हैं कि हम 42 में आएंगे, वहां वो तय हो चुका कि हम तय कर चुके हैं कि मोदी पूरे बनारस में पानी बहा के चले आएंगे, पूरे हिंदुस्तान में पानी बहा देंगे, पूरी पॉलिटिकल पार्टी पानी में बह जाएगी। 23 मई का इंतजार करने में कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए कि आपके पास इस बार झूठ का कौन सा बक्सा खुलने वाला है? चलिए, 23 मई तक का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। एक तो आपकी, मुझे लग रहा है कि यहां से वाइब्रेशन बहुत करीब जा रहे हैं, और आप लोग वो कह रहे हैं कि वो तो नहीं आएंगे, और आपके मामले में इतने गारंटी के साथ वो कुछ नहीं कह पा रहे। लेकिन देखिए, जय प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन मुझे इसमें, मैं इन लोगों से भी जब बात करूंगा इस पर गौर करूंगा, क्योंकि मैंने इस तरह की शिद्दत सपोर्टर्स में, हामियों में नहीं देखी, जिस तरह की एक दूसरे के लिए शिद्दत जो है, चाहे नफरत की हो चाहे मोहब्बत की हो, मगरबी बंगाल में लोगों में पाई जाती है। अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का हामी है तो वो फिर बहुत सख्त जान है, और लेफ्ट का है तब भी सख्त जान है, और बीजेपी का, कांग्रेस का तब भी सख्त जान है, और इनके इलाके बढ़ जाते हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं तशद्दुद होता है। तो ऐसा क्या है कि जो बाकी ममालिक के लोग जो हैं, वोटर जो है, जिस तरह चुनाव को लेते हैं, वो मगरबी बंगाल के वोटर क्यों नहीं ले पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग जो है पॉलिटिकल कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, एक नंबर बात है। दूसरी नंबर बात है कि शाहिद इमाम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, 42 और 22
यहाँ तो अच्छा, आप शाहिद क्लियर कहिए, नहीं तो बार बार ये शाही इमाम लगने लगते हैं। ये अपने आप को समझते भी शाही इमाम की तरह ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले जो है ना, उनको अभी भी ये खुमार है कि हमने क्या नाम है राज किया है यहाँ पर ज्यादातर, तो अब हमारी ही हुकूमत बनेगी। अब यहाँ पर तो बंगाल में इनका खाली नेम प्लेट रह गया है, और आगे 23 तारीख में ये भी प्रमाण हो जाएगा कि हम लोगों ने जो 42 का 42 जो हम लोगों ने टारगेट रखा है, आज वही इंसान टारगेट रखता है 42 का 42 जो जीतने के लिए कोशिश करता है। हम लोगों ने यही टारगेट रखा और 42 के 42 इंशाअल्लाह हम लोग जीत कर ये दिखाएंगे कि बंगाल में ना बीजेपी का स्थान है ना कांग्रेस का, जिसने सिर्फ धोखा ही दिया है, मुसलमानों को भी दिया है बाबरी मस्जिद के मामले में, और बाबरी मस्जिद के मामले में जिस तरह आज बीजेपी मुस्लिम के कटहरे में है, उसी तरह आज कांग्रेस भी है। आज सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है बाबरी मस्जिद या मुसलमानों को, तो कांग्रेस और बीजेपी ने। और ये जरूर कहेंगे आज जयप्रकाश साहब से कि उनकी पार्टी जो है बीजेपी, मेरे ख्याल से पार्टी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। वो अगर पार्टी रहती तो वो लोगों के बारे में चिंता करते। उनके अगर नरेंद्र मोदी भूल रहे हैं कि उन्होंने जब वजीर आजम जब बने थे तो कॉन्स्टिट्यूशन पर एक शपथ लिया था कि सबका वो ख्याल करेंगे, सबको एक नजर से देखेंगे। लेकिन आज जब कहते हैं बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुसलमानों को उखाड़ के फेंक दो, हिंदुस्तान से निकाल के भगा दो, ये जरूर हम कहेंगे कि आप में इतना दम नहीं है। 25 करोड़ मुसलमान को हिंदुस्तान से खदेड़ के निकाल देंगे। और याद रखिएगा, जो आपके पास कुछ नहीं है बोलने का, तो आप सिर्फ कॉमनल ओवरटोन करके हिंदू मुस्लिम की बात और मस्जिद मंदिर की बात कर कर आप लोगों को बरगला कर और ये सोचते हैं कि आज वोट ले लेंगे, तो बंगाल में कम से कम ममता बनर्जी के रहते हुए ये आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत सही बात है, कहीं सांस ले लिया कीजिए ताकि मुझे भी मौका मिले। अब हम देखेंगे कि यहाँ के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं इन सब चीजों को लेके। यकीनन जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमारे जो बीच में लोग होते हैं वो बटे हुए होते हैं, गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। आप में से कौन बोलेगा? जी। আমার প্রশ্ন জয়প্রকাশ মজুমদারের কাছে। উনি একটু আগে বললেন টিয়ারুল শেখের মৃত্যুর জন্য মমতা ব্যানার্জির কথা বলা উচিত। তাহলে নোটবন্দির সময় যে 130 জন ভারতবাসী মারা গেছিল তার জন্য কে কথা বলবে? जयप्रकाश जी, आपने बोला ममता बनर्जी को लेके जो उस मौत के बारे में, उन्होंने कहा नोटबंदी के दरमियान जब इतने 130 लोग मारे गए थे उसके बारे में आपका क्या कहना है? नोटबंदी के लिए एक भी आदमी का डेथ नहीं हुआ, दूसरा कारण में हुआ। अरे ऐसी बात मत कहिए भाई, अरे ऐसी बात मत कहिए, ऐसी बात मत कहिए। आप दिखाइए जो नोटबंदी हुआ इसीलिए एक आदमी जाके किया, बात ऐसा है। ये तो वही बात हो गई जो किसान खुदकुशी करते हैं उनके बारे में लोग कह देते हैं कि ये किसी और वजह से उनकी मौत हो गई है। देखिए, आज का मुद्दा है, ऐसा माहौल नहीं पैदा कीजिए जे ये टोटल एंटी बीजेपी माहौल तैयार करने के लिए डिस्कशन मत कीजिए। एक बात। दूसरा बात, आज जो हो रहा है इलेक्शन का बात हो रहा है। इलेक्शन में जब किसी का डेथ होता है, ये गणतंत्र का डेथ होता है। ये जो गणतंत्र का डेथ हुआ, डेमोक्रेसी का डेथ हुआ, इसके लेके मैंने सवाल उठाया। और एक सवाल है, इधर में बात उठ रहा है, एक सज्जन ने बोला ऐसे बात नहीं किया जाएगा। आएंगे आप तक आएंगे। जी जवाब दीजिए। हाँ, इन लोग का चुप करवाइए। बोलेंगे आप, अब उनकी आवाज नहीं जाएगी, इधर में एक जेंटलमैन बोला जय हिंदुत्व लाएंगे, हम लोग बोल रहे हैं हिंदुत्व लाएंगे, तो हिंदुत्व लाने का चीज नहीं है। हिंदुत्व इधर है, हिंदुस्तान है। इन लोग का नहीं मानना है, तब भी जगह का नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान हिंदू लाने का बात नहीं है। और जो बोले जावेद साहब ने, जे मोदी जी बोला क्या, सबका साथ सबका विकास, मुसलमान को कोई फर्क नहीं आया। सऊदी अरेबिया से वजीर आजम आए थे, उनका पास बात करने का टाइम मोदी जी पहला बात क्या छोड़ा, सऊदी अरेबिया के वजीर आजम से
ये देखिए, इधर से जो हज यात्रा करने के लिए जाते हैं उन लोग का कोटा बढ़ाना चाहिए, और 1 घंटा का अंदर 2 लाख का कोटा बढ़ गया। ये क्या दिखाता है? सबका साथ सबका विकास। और इधर में जो चीज है, एकमात्र एक वन एंड ओनली पूरा भारत का नेतृत्व देने वाला मोदी है, इधर में कोई नेता नहीं है। आप बोलिए ना, इन लोग को पूछिए जो आदमी है ये कौन नेता। बिल्कुल अजीज साहब, जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबरें निकलती रहती हैं वो एक आम इंसान तक भी पहुंच जाती हैं। सवाल ये है कि लोगों को क्या सोचकर वोट देना चाहिए? सोच के ये देना चाहिए कि इस मुल्क में शांति हो, इस मुल्क में अमन हो, इस मुल्क में भाईचारा हो, और जो कानून की हुक्मरानी हो, कानून को कोई अपने हाथ में न ले। जैसे मोदी ने हलफ उठाया कानून का, लेकिन कानून का जो उल्लंघन हो रहा है, कानून शिकनी हो रही है, और ये लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, हुजूम तशद्दुद हो रहा है गाय के नाम पर। गाय के करीब जाने से लोग डर रहे हैं इस वक्त। क्यों? कि ये गाय के करीब जाएंगे तो मार डाले जाएंगे, या एक जगह से दूसरी जगह गाय ले जाएंगे तो मार डाले जाएंगे। तो अब तो उत्तर प्रदेश में गाय और सांड नेताओं को नहीं छोड़ रहे, उनके हेलीकॉप्टर जहां आते वहीं पहुंच रहे सारे। परस्ती या माता परस्ती जितनी भी हो, उससे कोई वो मसला नहीं, लेकिन गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर घर में घुस के मार रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं घुस के मारूंगा। पाकिस्तान को तो घुस के मारे, ठीक है, लेकिन वो मुसलमानों को, दलितों को भी घुस के मार रहे हैं, और ये कह रहे हैं हमको वोट दो। तो अब इस मुल्क में जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते हैं, उनको कोई हक नहीं है कि इस मुल्क में हुकूमत करें। ठीक, शबाना है हमारी रिपोर्टर है न्यूज़ 18 उर्दू की, मैं उनको बुलाऊंगा। एक मिनट आइएगा शबाना जी। आपने तो पूरे आसनसोल और कई जगह का आपने दौरा किया है, पूरा मगरबी बंगाल घूमी है, कहता है वोटर भी आपने किया, एमपी का एक्सरे वगैरह भी किया है। आपको वोटर का मूड क्या नजर आता है और क्या मसाइल है यहाँ पर? दरअसल देखिए, कई मसाइल हैं। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में जिस तरह से अगर तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है हमने सब कुछ सारा कुछ कर लिया है, बहुत कुछ किया है, लोगों को कह, जैसे जो सबसे बड़ा फोकस था लोगों का कि पंचायत में वोट डालने नहीं दिया गया, ये एक बड़ी शिकायत है जो लोगों की आ रही है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात देखने को मिली, जो वोटर कहते हैं कि हम शांति के नाम पर वोट डालेंगे, मतलब इस बार इलेक्शन में तरक्की के मुद्दे कहीं दूर तक चले गए हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा कहीं दूर चला गया है, एजुकेशन के मसले पे बात नहीं हो रही है। अगर जो सबसे अहम बात हुई वो हो रही है कि देश को मजबूत करना है और शांति के लिए, देश में शांति बना रहे, इस मुद्दे पर। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो यहाँ की हुक्मरान जो जमात है उसको भी रास आ रहे हैं, और जो दिल्ली में हुकूमत है उसको भी रास आ रहे हैं, जहाँ असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही? बिल्कुल, मतलब ये जो सियासी जमातों ने इस तरह से मोबिलाइज किया है लोगों को कि हर मुद्दा जो है वो पीछे चला गया, और किसी ने कहा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो किसी ने कहा है कि हम आएंगे, तो किसी पार्टी ने। लेकिन अगर कोलकाता नॉर्थ और कोलकाता साउथ दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कीजिए तो यहाँ पर मसाइल क्या हैं? देखिए, यहाँ पर जो बंगाल के दीगर इलाकों के मसाइल हैं वो कोलकाता के मसाइल हैं। कोलकाता मेट्रो सिटी है, और मेट्रो सिटी में शामिल होने के बावजूद जिस तरह की डेवलपमेंट कोलकाता के लोगों को चाहिए थी, कि कोलकाता में हालांकि कई एक यूनिवर्सिटियाँ आई हैं, लेकिन जिस तरह से कोलकाता शहर में तालीमी तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए थी, वो जो है। अब दूसरा बड़ा मसला है वो है जॉब का। एसएससी और एमएससी, इस स्कूल सर्विस कमीशन को लेकर जिस तरह से जो कोर्ट के इशू आए और उसके बाद जो नौकरी बंद हुई, अगर गवर्नमेंट ये दिखाती है कि हम लाचार हैं, तो जो नौजवान तबका है वो नौकरी मांगता है कि हमने तालीम हासिल की है तो हमारे पास आगे फ्यूचर के लिए क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। जावेद साहब, आप तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ही वजीर हैं, एक ये बेरोजगारी का जो डिजास्टर है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, हम लोग की गवर्नमेंट इस पर एड्रेस कर रही है, और ऑलरेडी आज के दिन में हम लोग ये फख्र के साथ कहते हैं, हम लोग ये नहीं कहते हैं, दावा करते हैं कि सबको हम लोगों ने नौकरी दे दी, लेकिन आज ज़्यादातर तकरीबन 40 से 50 लाख बेरोजगार नौजवानों को हम लोगों ने ये 7-8 साल में नौकरी दी है, हमारी सरकार ने दी है। और आज नया नया एवेन्यूज खुल रहा है और इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही है। जो बंगाल की सरकार 34 साल की थी, जिसने हर चीज़ को पीछे कर दिया था, आज फैयाज साहब की सरकार, वाम फ्रंट की सरकार, उन्होंने जो पामाल किया था उसको सुधारने में वक्त लगा है, लेकिन हम लोग
आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इस उम्मीद में हैं कि आने वाले दिन में हर नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ बेकार नहीं रहेगा। लोग तो कहते हैं इतना सब कुछ आपने पूरी इतनी सबमिट वगैरह कर लिया, सब किया, लेकिन उस हिसाब से तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं। और यह रोजगार की बात जैसे फैयाज साहब उन्होंने कही, जो सच्चर कमेटी में आप लोगों के बारे में जो चीजें निकल कर आई थी, क्या ये लोग दूर कर पाए उसको? देखिए, ऐसा है कि सच्चर लेकर के काफ़ी जो है चीख पुकार हुई बाएं मुहाज के खिलाफ। सच्चर कमेटी के जो सिफारिशात थे या बाद में रंगनाथ मिश्रा कमीशन हुए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कमीशन के रिकमेंडेशन को काम करेंगे उस पर। आज भी सच्चर कमेटी के लेके बात हो रही है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन गायब हो चुका है, जबकि सच्चर कमेटी तो एक डायग्नोसिस था, रिकमेंडेशन जो है वो था रंगनाथ मिश्रा कमीशन, वो हम नहीं किए। दूसरी बात ये रही कि देखिए, बीजेपी या तृणमूल किस तरह एक ही, मतलब दोनों एक ही सिक्के के, मतलब खोटा सिक्के हैं, दोनों एक ही रूप हैं, दोनों ही झूठ पर। ये कह रहे हैं 50 इतने लोगों को, 60 लाख लोगों को नौकरी दे दी, उधर भी कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा है। तो ये क्या है कि दोनों ही झूठ पर। अभी कुछ दिन पहले कहा दिए हैं कि उनको नौकरी मिली, हमें नहीं मालूम। बंगाल के अंदर में टीचर क्वालिफाई करके अपॉइंटमेंट, किसी का एहसान नहीं, कोई झंडा डंडा दादा भैया को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी जो सलाहियत है उसके बुनियाद पर वो इम्तिहान पास किए हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा। धरना में बैठ के थे बेचारे, धूप में बरसात में, पुलिस की लाठी बरसाई जा रही, दानिश्वरों पर लाठी बरसाया जा रहा है, डॉक्टरों पर लाठी बरसाया जा रहा है। बाकी बचे थे वकील, उनके ऊपर भी लाठी बरसा दिया गया। जमहूरियत न तो मरकज में है न रियासत में है, दोनों उसी मुताबिक काम कर रहे हैं। और देखें, अगर कहें सीपीएम नहीं, हमला किसको किया जा रहा है? मोहम्मद सलीम को पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया जाए। क्यों? मोहम्मद सलीम पार्लियामेंट में चीख पुकार करते हैं, मोदी का जो है मतलब उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। अगर इतना ही था मोदी के खिलाफ दीदी, तो हमला किया गया मोहम्मद सलीम के ऊपर में चुनाव के दिन में, बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है, किसके खिलाफ? आज कन्हैया कुमार को रोकने की कोशिश की जा रही, किस लिए? क्योंकि मोदी का होता ना, चड्डी मोदी कर देगा। हमारे उम्मीदवारों पर अगर हम नहीं है, आज ही जहां हम लोग कर रहे हैं, यहां का रहने वाला डॉक्टर फुआद हलीम, डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमला किया गया उसके ऊपर में, आसनसोल हमला किया गया उम्मीदवार के ऊपर में। तो ये क्या कर रहे हैं? बीजेपी और तृणमूल दोनों मिलकर के, एक तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम, झूठ बोलने का काम, तभी तो गंगा साफ कर रहे हैं या देश को साफ कर रहे हैं। अजीज साहब, ये इंतखाबी तशद्दुद की खबरें जो हैं इन मगरबी बंगाल से और केरला वगैरह इस जगह के इलाकों से क्यों आती हैं? देखिए, अगर मिजाज में डेमोक्रेसी नहीं हो तो इस तरह का तशद्दुद होता है। यहाँ भी जो एक बहुत बड़ी कमी है वो ये है कि हेल्दी अपोजिशन हो जमहूरियत के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, उसकी सोच में कमी है और इसकी वजह से ये तशद्दुद ज़्यादा है। यानी डेमोक्रेटिक सेटअप को या डेमोक्रेटिक सिस्टम को जब कोई नहीं मानता, कोई भी पार्टी नहीं मानती, तो तशद्दुद होता है। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। हम ख्वातीन से पूछते हैं, यहाँ तो एक वजीर आला है, खातून है, और उनके रहते हुए आप अपना नाम बताएंगे? डॉक्टर महनाज वारसी जी। डॉक्टर महनाज वारसी साहिबा, आप ये इन इंतखाबात को लेकर आप क्या सोच रही हैं, किस तरह का फिक्र है आपकी? मैं पूछना चाहती हूँ मजूमदार साहब से कि पहली बात तो ये है कि वो हम लोगों से वोट नहीं चाह रहे हैं, जैसे रवैया उनका है। और दूसरी बात कि अगर हम लोग वोट डालते हैं तो हम लोगों के लिए क्या होगा, ये पूछिए। ठीक है, अगर आप वोट इनको देते हैं बीजेपी को, तब आपके लिए क्या होगा, या सिर्फ वोट देते हैं तब? जी, अगर देते हैं, चलिए ईमानदारी से, जितने ये लोग ख्वाब दिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे ये लोग यहाँ? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये विकास वाली बात तो अब बदलनी होगी। विकास विकास सुनते सुनते आने वाली जेनरेशन जो है ये विकास का मतलब ही भूल जाएंगे और डिक्शनरी में विकास का जो मानी है वो बदल दिया जाएगा। इसलिए आप किस अंदाज से सोचती हैं? जी, मैं भी उनसे पूछना चाहूंगी कि ये मुसलमान का वोट जो मांग रहे हैं तो किस बिना पे मांग रहे हैं, पहली बात। और दूसरी तो बात, बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो सभी मुसलमान का वोट मांग रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए। उनसे भी मैं पूछूंगी, लेकिन खास अभी ये बीजेपी वालों से पूछना चाहूंगी कि उनका एजेंडा काफी है कि जो रवैया उन लोगों ने रखा है यहाँ देश का भी जो हाल हो गया है, पूरे सेक्युलरिस्ट में डिवाइड कर दिया है, तो उनसे मेरा खास सवाल है। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि इनके मजहब में साधु का क्या मतलब होता है?
साधु हम लोग जो जानते हैं कि त्याग देना, संसार त्याग देना, लेकिन इनके जितने साधु जो अभी ला रहे हैं, ये जो आए हैं, तो किसको सीट चाहिए, किसी को सीएम बनना है, किसी को एमपी बनना है, तो वो जरा मुझे इलैबोरेट करके बताएं कि इसका क्या मतलब बनता है साधु। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, खास करके बीजेपी से हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं, किसी और से भी कुछ कहना है कि सब जयप्रकाश जी आप बहुत मशहूर है इस इलाके में, जितनी ख्वातीन है सिर्फ आप ही को निशाना बना रही हैं। आपका माजी तो अच्छा था ना। एक्चुअल ये प्रॉब्लम है ना कि ज्यादातर नुकसान औरतों को ही हुआ है, हर मसला लेके, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, चाहे मजहबी हो, तो इसीलिए ज्यादातर खवातीन ही उनसे नाराज है, बीजेपी सरकार से। बस यही मैं कहना चाहूंगी। देखिए सिन्फ नाजुक है, लेकिन बहुत सख्ती के साथ अपनी बात कह रही हैं। इधर भी एक मोहतरमा है, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगा। अरे कोई बीजेपी से भी आया है कि नहीं? जी जी, मेरा ये सवाल है कि बीजेपी इतना डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, औरतों की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। गुजरात राइट में कितना सुरक्षा की उन्होंने औरतों की? बहुत अच्छा सवाल है ये। और देखिए जो गले में जैसा रंग आपने डाला, इन्होंने भी डाला हुआ है। जी मेरे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, किससे? जयप्रकाश जी से। कितने मशहूर हैं जयप्रकाश जी आप? जी मशहूर तो होंगे जी। जब चौकीदार चोर है तो जाहिर सी बात मशहूर होंगे, क्योंकि चौकीदार के नाम पे भी इन्होंने एक दाग लगा दिया है। हाँ। पहला सवाल, जीएसटी से आम जनता को तो फायदा हुआ नहीं है और नोटबंदी से आम जनता को फायदा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी को तो बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है, जो आप यूपी में और बहुत सी जगह में देख सकते हैं। इनके बड़े बड़े महल तैयार हो रहे हैं, बीजेपी अलायंस आरएसएस। दूसरा सवाल मेरा यह है कि घोटाला इनके ही वक्त में राफेल का घोटाला है, और आज मैं यहां इस आपके माध्यम से कह रहा हूं कि नोटबंदी भी एक घोटाला है और जीएसटी भी एक घोटाला है। ये तो राहुल गांधी वाली बात आप कह रहे हैं। जी मेरा एक सवाल हो रहा है, साध्वी प्रज्ञा जो साधु है, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उनका जवाब दिया कि साध्वी संत होते हैं, उनको लालच और ये नहीं रहता, लेकिन वो जबकि एक्यूज्ड हैं, जो एक्यूज्ड हैं उनको बीजेपी टिकट दे रही है, और दूसरा ये कहती है कि मैं मुसलमानों को एक टिकट नहीं दूंगा, तो वो मुसलमानों से क्यों मुखातिब होती है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं आ रहा हूं जयप्रकाश जी कि ये नोटबंदी, जीएसटी और 3 तलाक, ये सब कुछ जो है इंतखाबात में, ये सब आप लोगों के बयानों में और इन सब चीजों में, तकरीरों में क्यों नहीं आ रहा? पहले बहन जी जो पीछे पहला सवाल उठाया था, वो सारी बहन जी एक साथ दे दीजिए, तकरीर मेरी की था। जी जी उन्होंने पूछा कि उन्होंने वोट बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी क्या करेंगे। मेरा सिंपल है, देखिए इंडिपेंडेंस का 70 साल बाद आम आदमी का पास बैंक अकाउंट नहीं था। आज सब बैंक अकाउंट खुला गया, उसमें कोई दिखा नहीं गया जे हिंदू है ना मुसलमान है। एक मुद्रा लोन में सबको अपना पाए का ऊपर खड़ा होने का ताकत दिया गया। वो ताकत जो दिया गया मुद्रा लोन में, उसमें कोई दिखा नहीं गया कौन जाति है, कौन धर्म है, कौन है। ये जो बेसिक सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला है। खैर अब वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं मुख्तसर 30 सेकंड आप सबसे लूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। 1 मिनट, देखिए अंधेरा हो रहा है, जल्दी से। हाँ एक जल्द जी। जावेद साहब आपसे सवाल है। हाँ, आप लोग अभी हर जगह मुसलमान, इस्लाम ये कर रहे हैं। अभी आपके नॉर्थ कैनेडा के जो एमपी साहब हैं, डॉक्टर वेन की मस्जिद टूटी हुई है कई सालों से, उसको उन्होंने अपने इंटरफेरेंस से उसको रोक के रखा हुआ है, उसके लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उर्दू स्कूलों में उर्दू टीचर्स के पूरे पोस्ट वैकेंट्स हैं, उनको भरने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी का डर दिखा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं कि वोट दो। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पूरे मुद्दे अब मसाइल खत्म हो चुके हैं। चलिए जावेद साहब आपके जवाब से मैं शुरू करूंगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है, रोशनी नहीं रह जाएगी। जावेद साहब जो बच्चे ने कहा बात कि क्या देखिए वही बात जो फयाज साहब भी कह रहे थे, मैं आता हूं। हाँ,
जो फयाज साहब ने भी जो बात कही कि आप दोनों एक दूसरे का डर दिखा के, या सीताराम येचुरी जो कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म है जिसमें एक दूसरे को ताकत दे देते हैं, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। और देखिए, आप सांस लेके बोलिएगा, मुझे हटना भी होता है। जी ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा जो जिन्होंने सवाल उठाया उनसे मैं पूछूंगा कि आप ईमान से बोलिए, आज के दिन में सीपीएम के जमाने में जो नौकरी का रेशियो था, आज मुसलमानों का खासकर सरकारी नौकरी में 1.65% था, आज वो 9% से ऊपर हुआ है या नहीं, एक नंबर। दूसरा नंबर बात है, आज हुआ है, स्ट्रेटेजिक प्रमाण कर रहा है। दूसरा नंबर बात है कि मस्जिद मंदिर की जो बातें हैं, हम लोग जो कोर्ट केस चल रही हैं उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जहां पर भी आज सरकार वक़्फ़ की जगह है, कहीं पर भी जो मस्जिद मंदिर के मामले होते हैं उसमें सरकार बढ़ चढ़ कर आज जितने कब्रिस्तान है सबको दीवार करवा रही है। जितने मस्जिद हैं, आज सोलाना मस्जिद देखिए, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जहाँ जहाँ हम लोग ने काम किया है हम लोग। कोई सरकार जो है किसी पर्टिकुलर मजहब के बारे में नहीं काम करती है, सबके लिए काम करती है। ठीक है, लेकिन शाहिद इमाम साहब जो ये कह रहे हैं रोजगार के जो है वो मिला है कि नहीं मिला है, और सच्चर कमेटी के हिसाब से एक जुमले में इनका जवाब दूं। चलिए मानते हैं जावेद साहब सही बोल रहे हैं, हुकूमत को ये चाहिए कि व्हाइट पेपर शाया कर दे, मीडिया आपका, न्यूज़पेपर आपका। आप ये बताइए कि 2011 से लेकर मई 2019 तक आपने 11 में ये किया, 12 में ये किया, 19 तक किया, मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए आपने काम किया है। हर पार्टी मार्केट से आउट हो जाएगी। देखिए वहां दोनों का डिस्कशन शुरू हो गया। अरे इधर जी फयाज साहब, आखिर में आपको क्या लग रहा है कि 23 मई के बाद जो है कितना खूबसूरत हो जाएगा हिंदुस्तान? देखिए ऐसा है कि ये जिस तरीके से यहाँ पर दोनों बीजेपी और तृणमूल झूठ पर ही चला रहे हैं, ये मोदी और दीदी का साफ साफ सामने आ जा रहा है। मदरसे के मतलब वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। चंद दिनों पहले मदरसे के टीचर, उनकी भी धुलाई हुई, पुलिस की पिटाई हुई, तृणमूल के लोग नहीं गए। असल में क्या है ना कि तृणमूल पार्टी में भी जावेद भाई वजीर हैं, लेकिन इनकी जो पहले डिप्टी स्पीकर थी वो कहती थी इस पार्टी में एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। वो एक्चुअल में लैंप पोस्ट है, वहां भी सिर्फ मोदी हैं और कोई नहीं है, बाकी किसी का कुछ नहीं है। बंगाल के अंदर में ये दोनों मिलकर कंपेटिटिव कम्युनलिज्म, ये कहते हैं हम रामनवमी करेंगे, वो कहते हैं हम हनुमान जयंती करेंगे। ये कहते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे, वो कहते हैं हम स्वर्ण मंदिर बनाएंगे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तृणमूल का है, वहां का मेयर जो है पब्लिक का पैसा 1 करोड़ रुपया से 10 स्वर्ण मंदिर बनाएगा, वो बनाने का काम कर रहा। और इनका नेता अनुब्रत मंडल, उसके सर में ऑक्सीजन कम जाता है, वो अपने इलाके के अंदर में जहां शताब्दी राय जो है उम्मीदवार है, बैनर लगाया है कि राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं बना। यानी तृणमूल भी चाहती है कि राम मंदिर बने। असल में दोनों पार्टियां मिलकर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम, और कम्युनलिज्म पर कंपटीशन हो रहा दोनों के बीच में। जी चलिए ठीक। अजीज साहब, आखिर में आप क्या लगता है कि मगरबी बंगाल में ये चुनाव जो है किस रुख पर जाएंगे, और यहाँ की वोटर जो है क्या कम्युनल लाइन पर वोट देगी या काम पर वोट देगी, दीदी का काम देखेगी या मोदी का काम देखेगी? देखिए कम्युनलिज्म तो यहाँ बढ़ा है और कम्युनल लाइन पे भी कुछ वोट मिलेगा, तो ऐसा मुमकिन है कि 2-4-5 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। लेकिन जो लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, और वो पब्लिक यही चाहती है कि उसी को वोट दें जो बीजेपी को हरा सके। तो बीजेपी को जो उम्मीदवार हरा सकेगा, चाहे वो तृणमूल का हो, चाहे सीपीएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, वो लोग उसी को देंगे। ये एक मेंटल सेटअप बन चुका है। नहीं तो जो तृणमूल को हरा सकेगा या जो कांग्रेस को हरा सकेगा, जो लेफ्ट को हरा सकेगा, इस तरह की सोच क्यों नहीं पैदा होती है? बीजेपी के खिलाफ सब है। तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो गई मगरबी बंगाल में, वही तो फैयाज साहब कह रहे हैं। बाई चांस हो गई है जी, बड़ी पार्टी नहीं। आखिर में बस देखिए, हाँ बस बहुत छोटा सा, ये पूरा इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, मोदी, प्रो मोदी एंड एंटी मोदी। वही आपने शुरू में बात कही थी, वही बात। अच्छा। और इधर में बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए बंगाल में वो जब आते हैं तब मोदी और प्रो मोदी और एंटी मोदी में दीदी है, कांग्रेस है, सीपीएम है। तो क्या लगता है अगला बार फिर मोदी सरकार? नाज़रीन, जमहूरियत की यही खूबी है कि आइए मेरे पास आइए आप, कि यूपी में कांग्रेस, समाजवादी और बीएसपी के खिलाफ अपना कैंडिडेट दिए।
तो आसाम में दीदी क्या कर रही है? दीदी आसाम में है? हाँ कुछ सीट में जी, जो इनके जी। मंच में बदरुद्दीन अजमल आए सर, थे। जावेद खान साहब क्यों? से एक सवाल है। जावेद खान हम लोग के मंत्री है यहाँ के। जावेद खान से एक सवाल है कि आप लोग जब फायर ब्रिगेड नहीं, आप सब सवाल मत कीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप बस कुछ बोल दीजिए। जी, फायर ब्रिगेड मिनिस्टर थे सर, आपने बहुत लोगों को नौकरी दी, फायर ब्रिगेड से हटा दिया गया। आज मिली अलमीन, आप सियासी आदमी है सर, समाजी आदमी है, आपसे यह है कि मिली अलमीन के साथ स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा, माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा, इसमें जरा सा बोल दिया सर, बहुत प्लीज। अच्छा, यहाँ पे खत्म हो रहा है मौका, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं, अंधेरा हो गया है, अब सवाल नहीं हो पाएगा, सवाल का वक्त खत्म हो गया है, सवाल का वक्त खत्म हो गया। जावेद भाई, हम ये उम्मीद कर रहे हैं इन लोगों के, देखिए मैं एक एक आदमी का अगर सवाल लूंगा और 5-5 मिनट एक आदमी ले लेगा तो मुझे 4 घंटे चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। 1 घंटे में मेरी पैंट बिल्कुल नीचे चली गई है, 2 घंटे में मेरी पैंट उतर जाएगी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 23 मई के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि ये जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों के सवालात हैं, जो भी हुकूमत आएगी वो उन सवालों के जवाब जरूर देगी, और वो ना सिर्फ मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, वो भी इन सवालों के जवाब देगी, और वो जो है वो इन सवालों के हर हाल में जवाब देगी। और बस मुझे यही कहना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।